मैं ऐसे मानता हूं कि ये जो ईवीएम है, ये ईवीएम का एक जैसे पर्सपेक्टिव मैं समझाया आपको, दूसरा पर्सपेक्टिव समझाता हूं ईवीएम का। ईवीएम का एक पर्सपेक्टिव ये है कि हम ईवीएम के बगैर चुनाव नहीं जीत सकते। ये पर्सपेक्टिव मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं बताया कभी अपने भाषण में। अभी जो रूलिंग क्लास है, जो ब्राह्मण है, उनको ये लगता है कि लोगों की जागृति अब इस लेवल पर हो गई है, रीजनल पार्टियां सारे देश में बन रही है और तमाम प्रकार के फोर्सेस जो है डेवलप हो रहे हैं। आपको याद होगा कि अंग्रेजों ने बाबा साहब अम्बेडकर को कहा था कि तुम्हारे लोग तो अनपढ़ लोग हैं, गवार लोग हैं, तुम उनको वोट का अधिकार मांग रहे हो, तो ये ऐसे अनपढ़ और गवार लोग जो है ये तो गलत सरकार चुनने का काम करेंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों को जवाब दिया, ये एक्सरसाइजिंग ऑफ वोट देते देते उसकी अकल जो है वो ठिकाने आ जाएगी। जैसे ये तलवार है, उसको लगाओ, जितनी ज्यादा बार लगाओ तो क्या होगा, धार लग जाएगी, तो धार ज्यादा तेज हो जाएगी। तो जितना बार आदमी धक्का खाएगा उतने बार तो उसको अनुभव होगा। आप तो मैं देहात का आदमी हूं, किसान का बेटा हूं, तो किसान क्या सोचता है, इस साल ये फसल तो अपने खेती में आई नहीं ठीक से, तो उसको ऐसे अपने से ऐसे अनाड़ी आदमी है, उसको लगता है कि शायद ये फसल मेरे खेती के मट्टी के लिए उचित फसल नहीं है, कोई दूसरी फसल डालकर वो अनुभव करता है, और जो फसल उसके खेती में आना शुरू हो जाता है फिर उसको रेगुलर करता है। ये तो उसके पास कोई खेती का जमीन का टेस्ट तो किया नहीं उसने, मट्टी का टेस्ट तो नहीं किया उसने, मगर ये तो तजर्बे से, तो एक्सरसाइजिंग ऑफ वोट, उससे उसको समझ आएगी। और उससे जब समझ आना शुरू हो गया तब उन्होंने, जो शासक वर्ग है, उन्होंने वोट खरीदने का और दुनिया भरे के प्रपंच करना शुरू कर दिया। ये सारे प्रपंच करने के बाद काशीराम जी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। ये तो सारे के सारे प्रपंच किए थे ना, ये सारे के सारे प्रपंच करने के बाद सरकार बनाई। उसके बाद उनको समझ में आया कि ये बात, अभी ये तरीका हमारे लिए उपयोगी नहीं है। तब उन्होंने ईवीएम लाया। इसका दूसरा एस्पेक्ट मैं आपको समझा रहा हूं कि ईवीएम के बगैर हम चुनाव नहीं जीत सकते। ये जानकारी हमको हो गई है, आपको हो गई कि नहीं हो गई मालूम नहीं, मुझे हो गई है कि शासक वर्ग को यह लगता है कि चुनाव अब हम ईवीएम के बगैर नहीं जीत सकते। आप देखो 2004 में ऑल इंडिया में ईवीएम मशीन पहली बार आई, ऑल इंडिया में। उसके पहले तीसरी शक्ति हुआ करती थी भारत में, और तीसरी शक्ति के मदद के बगैर दिल्ली में कोई सरकार ही नहीं बनती थी। वो तीसरी शक्ति गायब कैसे हो गई, आप लोगों ने कभी सोचा ही नहीं। तीसरी शक्ति गायब कैसे हो गई? 2014, 2019 में क्लियर मेजॉरिटी में सरकार बनी कैसे, जबकि तीसरी शक्ति भारत में मौजूद है? उसके बगैर कैसी सरकार बन गई? क्लियर मेजॉरिटी की सरकार कैसे बन गई? 2014 में भी बनी, 2019 में भी बनी। 2004 में क्लियर मेजॉरिटी की सरकार नहीं बनी, 2009 में क्लियर मेजॉरिटी की सरकार नहीं बनी, मगर कांग्रेस ने क्लियर मेजॉरिटी की सरकार ना बनने के बावजूद भी जैसे उनकी क्लियर मेजॉरिटी की सरकार है वैसी चलाई। मेजॉरिटी नहीं है उनके पास, मगर सरकार उन्होंने क्लियर मेजॉरिटी की तरह चलाई। और उनको सपोर्ट देने वाले पार्टी की परवाह नहीं की, सरकार चलाई। क्यों? उनको मालूम था कि मान लो इस समर्थन विड्रॉ हो जाता है, सरकार चली जाती, चुनाव होगा, ईवीएम है,
हमें मालूम है कि हम अपने हिसाब से चुनाव जीत सकते हैं, केवल बीजेपी का मामला नहीं है। तो ईवीएम की वजह से उनको ऐसा लगता है जैसे किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में, कौन सी परिस्थिति है, किसानों का आंदोलन चल रहा है, तब भी वो क्या कह रहे हैं, बंगाल में 200 सीट जीतेंगे। अभी एक खास बात बताता हूं, अगर हैदराबाद के कारपोरेशन में ईवीएम से चुनाव होता तो मैं आपको स्टैंप पेपर पर लिखवा देता बीजेपी का मेयर होता। अभी 150 सीटें वहां, लगभग 49 सीटें उनकी चुनकर आई। तो इसका विश्लेषण क्या है? इसका विश्लेषण यह है कि उन्होंने हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा कर दिया और हिंदू मुसलमान के मामले में एआईएम में उनको मदद की, क्योंकि एआईएम अगर उनकी मदद नहीं करती तो हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा नहीं होता, और अगर हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा नहीं होता तो बीजेपी की 49 सीटें चुनाव जीत कर नहीं आती। मगर यदि ईवीएम होता तो उनको 76 सीटें चाहिए थी, तो 49 तो आई, बाकी ईवीएम चलाकर सरकार बना लेते। और लोगों को उनको बताने के लिए कि वो तो हमको हजारों की, लाखों की संख्या में लोग हमारा समर्थन कर रहे थे, वो टीवी वाले क्राउड भी दिखाते हैं, पहले से वो माहौल बनाते हैं, पहले सीटें घोषित कर देते इतनी सीटें आने वाली है, आने के बाद कहते हैं कि हमने तो पहले ही बोला था। तो ईवीएम का एक एस्पेक्ट ये है, पर्सपेक्टिव समझा रहा हूं मैं आपको, वो समझना बहुत जरूरी है ईवीएम का पर्सपेक्टिव, कि शासक वर्ग भारत में कमजोर हो चुका है और वो मीडिया का नंगा होकर इस्तेमाल कर रहा है, प्रशासन का नंगा होकर इस्तेमाल कर रहा है, और जुडिशरी का नंगा होकर इस्तेमाल कर रहा है, और सरकार का, विधायिका का नंगा होकर इस्तेमाल कर रहा है। जो कानून वो पार्लियामेंट में बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का कांग्रेस ने जब कार्यक्रम शुरू किया तब से लेबर रिफॉर्म का एजेंडा कांग्रेस के एजेंडे में शामिल है, मगर कांग्रेस लेबर रिफॉर्म का कानून नहीं बना सकी। कांग्रेस लेबर रिफॉर्म लागू नहीं कर सकी। जब लेबर का कानून पार्लियामेंट में पास हो रहा था तो कांग्रेस ने बीजेपी को मदद की। किसान का कानून पास हो रहा था, कांग्रेस ने मदद की। कैसे? कांग्रेस ने मदद की, वो पार्लियामेंट से बायकॉट किया। तो अखबार में खबर बनी कि कांग्रेस ने बीजेपी का विरोध, तगड़ा विरोध किया, अखबार में खबर, तगड़ा विरोध किया और बायकॉट किया। तो जिनको राजनीति समझ में नहीं आती उनके लगे कांग्रेस विरोध में है। पार्लियामेंट में जब बायकॉट करने के बाद जो लोग उपस्थित थे, तो संविधान कहता है उपस्थित लोगों के संख्या के 2/3 मेजॉरिटी से कानून पास किया जा सकता है। संविधान में लिखा हुआ है उपस्थित लोगों के, सभागार में उपस्थित लोगों के 2/3। अब 100% वही लोग खड़े हैं उधर, 2/3 की क्यों, 100% वही लोग खड़े हैं, वही लोग बैठे हुए। तो पास करने के लिए कांग्रेस ने मदद की। जो कांग्रेस अपने सरकार के दौरान लेबर रिफॉर्म लागू नहीं कर सके, वो लेबर रिफॉर्म लागू करना चाहते थे। लेबर रिफॉर्म का ड्राफ्ट उन्होंने तैयार करके रखा। दूसरा उदाहरण आपको बताता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो मुरली मनोहर जोशी जो है उसने ये राइट टू एजुकेशन वाला कानून बनाए। वो कानून वो पास नहीं कर पाए, तो कांग्रेस की सरकार आई, ड्राफ्ट उन्होंने तैयार किया, बीजेपी ने ड्राफ्ट तैयार किया, कांग्रेस ने पास किया। कपिल सिब्बल ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर थे,
पार्लियामेंट में कुछ मेंबर पार्लियामेंट ने खुश होकर उसको समर्थन किया, कहा कि आपने बहुत बड़ा काम किया, हिस्टोरिकल काम किया कि लोगों को शिक्षा का अधिकार, मौलिक